हेलो, आई एम शेल और आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम मियोसिस सेल डिवीज़न को मेनली देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेल साइकिल को समझा था, जिसमें इंटरफेस और एम फेज होती है। इंटरफेस G1 S G2 से मिलकर के बनी होती है और एम फेज दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हमने देखा था। माइटोसिस को हमने पूरा समझा था, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को समझा था। साइटोकाइनेसिस में हमने साइटोकाइनेसिस में हमने सेल फरो मेथड जो कि एनिमल सेल में ऑपरेट होता है और सेल प्लेट मेथड जो कि प्लांट सेल में ऑपरेट होता है, ये हमने देखा था। सेल फरो मेथड में हमने मिड बॉडी के बारे में भी बात की थी और सेल फरो मेथड में हमने फ्रेगमोप्लास्ट देखा था। फ्रेगमोप्लास्ट इज नथिंग बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स होती हैं वो फ्यूज होकर के फ्रेगमोप्लास्ट बनाती हैं और फ्रेगमोप्लास्ट में एक्चुअली ये जो वेसिकल आ रही हैं वो मिडिल लेमेला बनाने के लिए अपने अंदर कैल्शियम पैक्टेट को पैक करके लाती हैं। इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा बनता है। सम टाइम ये वेसिकल्स के बीच में गैप रह जाता है, तो जो दो डॉटर सेल हैं उनके बीच में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कंटिन्यू रहता है प्लांट सेल के केस में, जिसे हमने प्लाज्मोडेस्मेटा कहा था। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करते हैं, दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस में हम देखें मियोसिस। अब माइटोसिस तो हमने देखा, उसको हमने इक्वेशनल डिवीजन भी कहा था। इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस से जो दो डॉटर सेल बनती है वो एक दूसरे की जेरोक्स होती हैं, एज वेल एज अपने पेरेंट सेल की भी जेरोक्स होती हैं, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। जबकि जो मियोसिस हम देखेंगे, हाँ, और माइटोसिस जो होता है ग्रोथ प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मियोसिस उन ऑर्गेनिजम्स में मस्ट होगी, जरूर होगी कहीं ना कहीं, चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉयड हो। यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मियोसिस होगी। ये हो सकता है कि ये गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में हो सकता है वो जाइगोट के बनने के बाद हो सकता है स्पोर के फॉर्मेशन के टाइम में हो। क्यों जरूरी है, क्यों हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि कर रहे हैं तो उसमें मियोसिस मस्ट है? तो उसका कारण ये रहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो वेरिएशन को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम साइटोजेनेटिक्स में ये क्लियर बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में देखते हैं तो ये 2n=46 क्रोमोसोम है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2n= यदि 92 हम बोल देंगे तो वो भी ह्यूमन ही होगा, भले ही वो ह्यूमन सेल से बन रहा हो। ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर फिक्स रहते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये मेल एंड फीमेल, मेल जो है ओवम बनाती है और फीमेल जो है वो ओवम का प्रोडक्शन करेगी और जो मेल है वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। ओके, जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, 2n जाइगोट बनेगा। अब यहाँ पर यदि मियोसिस नहीं होता, मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता, तो 2n=46, तो ओवम में भी कितने क्रोमोसोम नंबर हो जाते? 46, और स्पर्म में भी 46 हो जाते। तो जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 2n=92 हो जाते। ठीक है, तो वो ह्यूमन होता ही नहीं, वो कुछ और होता। ठीक है, तो इस वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक तरीका है वेरिएशन ऑब्टेन करने का। किस मतलब नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए मतलब हम जब देखते हैं तो जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है उनमें मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वहाँ एक डिसएडवांटेज देखने को मिला क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल अपने जैसे ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, और यदि इन्वायरमेंट में कोई वेरिएशन या नेचर में कोई वेरिएशन हो रहा है तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जिसके कारण ये है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में वो अपने आप को, हो सकता है कि उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें क्रिएशन हो चुकी हो या उसमें वेरिएशन प्रेजेंट हो, तो वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे ह्यूमन के केस में, तो यहाँ पर जब ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, प्राइमरी oocyte में मियोसिस हो जाती है। तो जो गैमेट्स बनते हैं वो n=46 की 2n=46 की जगह n=23, और स्पर्म में भी 23। तो ये 23 और 23 फ्यूज होते हैं तो 2n=46 क्रोमोसोम रीस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो इस वजह से क्रोमोसोम नंबर को पेरेंटियल सेल जितना रीस्टैब्लिश करने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन मस्ट होता है। अदरवाइज ये नहीं होता तो वो जस्ट हर एक जनरेशन के बाद वो क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाते हैं। ठीक है, अब मियोसिस में एक चीज और है कि मियोसिस जो होता है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है,
दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जो एक दूसरे के जेरोक्स होते हैं, साथ में अपने मदर सेल के भी बिल्कुल सेम होते हैं। जबकि जब यदि मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो 4 बनेंगी। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये डिप्लॉयड है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो चुके होंगे, दैट इज 2n का हाफ, दैट इज n हो चुके होंगे। और ये सेल ये सेल ये सेल ये एक ही सेल एक हिस्से ही बन रही हैं, लेकिन ये चारों एक दूसरे में के सिमिलर नहीं होती हैं, ठीक है, और ना ही ये अपनी मदर सेल के सिमिलर होती हैं। तो वेरिएशन का सोर्स होता है मियोसिस सेल डिवीजन। ओके, अब हम यहाँ पर इतना हमने देखा। अब इसके बाद हम सबसे पहले मियोसिस को समझते हैं, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में हमने देखा कि मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो रिडक्शन सेल डिवीजन होता है, जिस क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इसके पहले यदि हम इंटरफेस की कॉन्सेप्ट देखते हैं तो G1 S G2 और ये M, ठीक है। तो अभी हमने M को हम ये मियोसिस ले रहे हैं और मियोसिस को हमने दो, इसमें यहाँ पर मियोसिस 1, फिर ये इंटरकाइनेसिस, इसको तो हमने इंटरफेस बोला है, इसको हम इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं, जिसमें G1 एंड G प्लस G2 बस होगा। क्या ऑप्शन करा दिया हमने इंटरकाइनेसिस में, दैट इज S। फिर इसके बाद ये मियोसिस 2 हो जाएगी, ठीक है। मियोसिस 1 के बाद भी साइटोकाइनेसिस, मियोसिस 2 के बाद भी साइटोकाइनेसिस, ओके। तो ये प्रोसेस है। तो हम मियोसिस को 2 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो जो सीक्वेंस है G1 S G2, फिर प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर उसके बाद G1, फिर उसके बाद G2 एस एब्सेंट कराएंगे इंटरकाइनेसिस में, फिर मियोसिस 2 के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से ऐसे ही ले रही हूँ, 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम हमने लिए। अब डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है? सी, मैं कई बार आप लोगों को टेस्ट एक्सप्लेनेशन में भी बता चुकी हूँ कि यदि हम डिप्लॉयड सेल बोलते हैं तो डिप्लॉयड सेल में एन सेट मदर की तरफ से आता है, एन सेट जो है उसके फादर की तरफ से आता है। लाइक मैं यदि अपनी एक एक सेल की बात करूं तो उसमें 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम मेरी मदर की तरफ से आए हैं और 23 क्रोमोसोम मेरे फादर की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो यहाँ पर हम एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिप्लॉयड सेल ली है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4 रखा है। अब ये 4 क्रोमोसोम यानी हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और यहाँ पर डीएनए कंटेंट जो है उसका 2C है। अब इस सेल को मैंने एस फेज में भेज दिया कि जाओ डीएनए को डबल कर लो, क्योंकि हमें आगे सेल डिवीजन में जाना है। तो एस फेज में हर एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल का बनना हुआ, ठीक है। इससे भी 2, इससे सब डबल स्टैंडर्ड है। मैं थोड़ी सी वो आलस कर रही हूँ सबको डबल स्टैंडर्ड बनाने का। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल बन गए। जब ये सेल ये G2 में आई तो G2 में अब देखो यहाँ 4 डीएनए थे, तो यहाँ हमने इसका डीएनए कंटेंट 2 से बोला था। अब यहाँ पर जो कंडीशन है 2n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम, तो ये जो है एक क्रोमोसोम हुआ जिसमें ये एक डीएनए से बनने वाले 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल एज ए क्रोमेटिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमोसोम तो 1 2 3 4 ही है, लेकिन हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल G2 फेज में आ चुका है। और G2 में जो डीएनए कंटेंट है 4 डीएनए मॉलिक्यूल थे तो 2C, तो 8 डीएनए मॉलिक्यूल हैं तो ये 4C कंडीशन स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। और यहाँ पर 4 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 8 क्रोमेटिड, ईच क्रोमोसोम कैरीज 2 क्रोमेटिड, ठीक है। अब इसके बाद आ गई ये प्रोफेज स्टेज, ओके। अब जो होमोलोगस वाली मैं बात कर रही थी, लाइक ये 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। यदि ये मदर का है, ये मदर का है और ये फादर का है और ये भी फादर का है, मदर का ये क्रोमोसोम 1 जो है यदि हाइट का जीन कैरी कर रहा है तो फादर का भी ये वाला क्रोमोसोम जो होगा वो हाइट का जीन कैरी करेगा। तो दैट इज सेम होंगे, वो मॉर्फोलॉजी में भी सेम होंगे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी सेम होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि हाइट वाले क्रोमोसोम, ये जो तीसरा और चौथा नंबर का क्रोमोसोम है, ये कलर के जीन को कैरी कर रहा है, तो हाइट वाला जो है कलर वाले का नॉन होमोलोगस होगा, हाइट वाला हाइट वाले का होमोलोगस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया 4 क्रोमोसोम और ईच क्रोमोसोम कैरीज 2 क्रोमेटिड। अब इसके बाद हम मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में एंटर करेंगे। तो प्रोफेज 1 को हम LZP_D², मियोसिस की प्रोफेज 1 जो होती है लॉन्ग फेज होती है,
कंपेयर टू माइटोसिस या मियोसिस 2 के प्रोफेज के कंपैरिजन में काफ़ी लंबी होती है, और ये सब फेजेस लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, सीक्वेंस यही है LZP D स्क्वायर। डी स्क्वायर में पहले डिप्लोटिन आएगा, लास्ट में डाइकाइनेसिस आएगा। ठीक है, तो हम ये पूरी की पूरी प्रोफेज 1 है। तो हमने क्या देखा था माइटोसिस में कि प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है, शुरू जब हम अर्ली प्रोफेज की बात करें तो वो बिल्कुल धागे के समान दिखाई देता रहता है, और लेट प्रोफेज आते आते ये जो इतना लंबा धागा है वो शॉर्ट क्रोमोसोम में ये कंडेंस हो चुका रहता है। तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस इस डायरेक्शन में क्रोमेटिन रेटिकुलम की क्रोमोसोम में कंडेंसेशन में होती रहेगी। ओके, अब लेप्टोटिन लेते हैं, तो लेप्टोटिन में क्रोमेटिन रेटिकुलम है, तो ये जैसे 4 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड है, ये हमें मालूम है। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम में G2 फेज के हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड हैं, लेकिन वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 क्रोमोसोम के जो टीलोमियर्स हैं, मतलब एंड हैं, वो न्यूक्लियर एनवलप के पास में एक ही जगह पे, जहाँ पर सेंट्रियोल होता है, सपोज ये सेंट्रियोल है, इसको मैं और फिर से बनाऊँ, इधर यदि सेंट्रियोल है तो यहाँ पर ये ऐसे एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं सेंट्रियोल साइड पे, तो इसको हम बुके अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर लैप्टोटिन में ये चीज़ हो गया। अब जैसे ही जाइगोटिन स्टेज आएगी, तो जाइगोटिन स्टेज करेक्टराइज्ड होती है कि यहाँ पर 2n=4 है क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम मदर का, जिसका हाइट का जीन था, वो फादर के हाइट वाले जीन के साथ ये फादर का हो गया और ये मदर का हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग देखने को मिलेगी, जिसे हम सिनेप्सिस या सिंडेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाइगोटिन इज नथिंग बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को शो करेगा। अब ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है जो कलर का जीन कैरी कर रहा था, तो इनके बीच में भी पेयरिंग है। हमें मालूम है कि हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पेयरिंग हुई इसको हमने बोला बाइवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम अच्छे से पेयर होकर के रह सके, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिसे हम सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स जो है सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम है मॉसेस, MOSES, मॉसेस। ठीक है, तो सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का काम यही है कि ये जो पेयर्ड हो रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, उनकी पेयरिंग को बना करके रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि हमने देखा था कि जो 4 डॉटर सेल बन रही है वो सिमिलर नहीं है, तो उनके सिमिलर नहीं होने का कारण है इसके बाद की स्टेज, दैट इज पैकेटिन स्टेज, जब इन क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। ओके, अब जब ये सेल, ये तो हमने जाइगोटिन के लिए, लेप्टोटिन में एक ही चीज़ देखा हमने, अभी अर्ली प्रोफेज है तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन रेटिकुलम थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट है, हमें क्रोमोसोम जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही, और बुके अरेंजमेंट देखा हमने। जाइगोटिन में हमने बाइवेलेंट फॉर्मेशन देखा, बाइवेलेंट इज नथिंग बल्कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखा, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स को या होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयरिंग में बना करके रखता है। ठीक है, फिर एक मॉसेस साइंटिस्ट का नाम हमने देखा। देन इसके बाद हम आते हैं पेकाइटिन स्टेज में। तो पेकाइटिन स्टेज में हम देखते हैं कि ये एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड है वो खुले एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो गई, और ये एक क्रोमोसोम में जो ये पहले सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा था, एक दिखाई दे रहा था, अब ये हम देख पा रहे हैं कि इसमें 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये हमने देखा, और इनके बीच में क्या है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी के समान संरचना, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स जो इन दोनों को एक साथ रख रही है। अब इस एक क्रोमोसोम के ये जो 2 क्रोमेटिड हैं, इनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो डायड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बाइवेलेंट तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, डायड यानी एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, यानी एक क्रोमोसोम के, कैसे हमने देखा था ना, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसने 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल ये है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से बने हैं ये दोनों, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड के लिए हम डायड टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा वाला है, ये सपोज मदर का था, तो ये वाला फादर का होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी ये 2 देखने लगे, तो ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं, लेकिन ये और ये एक दूसरे के, मदर का जो क्रोमेटिड है फादर वाले क्रोमोसोम के क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, तो ये 1 2 3 4 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं हमें पेकाइटिन स्टेज में, दैट इज टेट्रावेलेंट स्टेज हमें
थे तो टेट्रावेलेंट वो शुरू से, लेकिन दिखाई कब दे रहे हैं हमें? पेकाइटिन स्टेज में। अब यहाँ पर यही होगा कि इसको हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, एक ये है और एक ये, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड हुए, ये सिस्टर क्रोमेटिड हुआ, इसका इससे नॉन सिस्टर है, ये नॉन सिस्टर है, ठीक है। अब इन्हीं यहीं पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? जैसे ये देखो, एक चीज और इससे रिलेटेड और ये मैं बता रही हूँ, ये टेट्रावेलेंट स्टेज है। हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, वो मैक्सिमम 50% तक हो सकते हैं। उसका रीज़न यही है, उसका रीज़न ये है कि ये टेट्रावेलेंट स्टेज में है। हम ये देख रहे हैं, ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, यानी 4 स्ट्रैंड में 2 स्ट्रैंड तो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर दैट इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये पूरी इतनी डेफिनेशन है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 4 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी 50% तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर होगा तो इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। अब ऐसे ही मैंने यदि सपोज 200 या सीधे हम 1000 सेल ले लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हर एक 1000, मतलब जो 1000 सेल हैं उसमें से हर एक सेल में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है कि वो सिर्फ 250 सेल में हो रहा हो, 750 सेल क्रॉसिंग ओवर ही ना शो करे। तो 750 सेल रिकॉम्बिनेशन नहीं शो कर रही हैं या क्रॉसिंग ओवर नहीं शो कर रही हैं, तो इसी वजह से ये होता है कि हमेशा पेरेंटियल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि हद से ज़्यादा हमें रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेंगे तो वो 50% तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 नॉनसेस, यदि पूरी हज़ारों सेल में हमने 1000 सेल ली थी, उनमें से हर एक सेल में हमने क्रॉसिंग ओवर करा दिया, तब हमें 50% रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। बट एक्चुअल नेचर में ये कभी नहीं होता है। यदि हमने 1000 सेल ली है तो उसमें से कुछ सेल में ही क्रॉसिंग ओवर होगा और बाकी अधिकतर सेल जो हैं वो बिना क्रॉसिंग ओवर के रह जाती हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं, क्योंकि 4 स्ट्रैंड टेट्रावेलेंट स्टेज में होगा जिसमें 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये और ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, जो पास हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट होती है इसके पीछे। अब यहाँ पर इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो इसमें यहाँ जब कटिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो एंडोन्यूक्लियस होगा, और फिर ये इसका पोर्शन यहाँ चला गया, इसका पोर्शन यहाँ चला गया, तो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ एक्सचेंज होने के बाद जो ये बना, और ठीक है, और इसमें ये 2 रिकॉम्बिनेंट बन गए, 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट। जैसे यदि इस केस में हम देख रहे हैं तो 50% हमें रिकॉम्बिनेंट देख रहे हैं, 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये हमें पेकाइटिन स्टेज में देखने को मिला। ऐसे ही जो दूसरा क्रोमोसोम है कलर वाला, उसमें भी इसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो पेकाइटिन स्टेज में हमने क्या देखा? दैट इज क्रॉसिंग ओवर होता है, टेट्रावेलेंट स्टेज में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल को सिर्फ इतना ही ये रखिए कि वो ये बताएंगे कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। इसके बाद अभी ये जो है, ये जहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये जो है वहाँ पर हेल्ड हैं। अब डिप्लोटिन स्टेज आएगी तो इनके बीच में जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना था, ये डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है अब एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे से जाना शुरू हो जाएंगे, तो ये अभी तो मैंने इमेज के लिए इनको इतने दूर दूर बनाया, अदरवाइज ये इतने पास पास रहेंगे। दूर दूर जाएंगे तो ये हमें कियास्मेटा जो ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली विजिबल होगा डिप्लोटिन स्टेज में। तो डिप्लोटिन स्टेज जो है वो करेक्टराइज्ड होती है सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स के डिसोल्यूशन से एंड कियास्मेटा के ऑब्जर्वेशन से। कियास्मेटा दिखाई देगा, और कियास्मेटा जो सबसे पहले देखा था वो जेनसन ने देखा था। तो 2 साइंटिस्ट, मोजेस सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, जेनसन कियास्मेटा, ठीक है। तो
दैट इज ये दिखाई दिया। इसके बाद डाइकाइनेसिस इज लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब कराएंगे, न्यूक्लियोलस को गायब कराएंगे, और ये जो है ये दूर दूर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और दैट इज ये जो क्याज्मा बना है वो स्लिप होकर के एक दूसरे से अलग अलग होंगे, मतलब टर्मिनल एंड की तरफ मूव करेंगे। दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकाइनेसिस। और साथ में ये लेट प्रोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस को हम डिसअपेयर करा देंगे। ओके, तो ये हो जाता है दैट इज प्रोफेज 1, LZP डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस। लैप्टोटिन में हमने क्रोमेटिन रेटिकुलम को धागे के समान देखा, उसमें क्रोमोसोम जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अपेयर्ड है, दिखाई दे रही हैं, और जो उसके क्रोमेटिन रेटिकुलम के एंड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, और एक उस साइड अटैच है जहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हमने बुके अरेंजमेंट कहा। जाइगोटिन में हमने होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग देखी, जिसे हमने सिनेप्सिस या सिंडेसिस कहा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, दैट इज कलर वाला कलर के साथ, और हाइट वाला, मदर का हाइट वाला क्रोमोसोम फादर के हाइट वाले क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने बाइवेलेंट जो पेयरिंग हुई उसको हमने बाइवेलेंट कहा। सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स दैट इज प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, जो सीढ़ी के शेप की होती है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग को स्टेबल रखती है। देन पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर देखा, क्रॉसिंग ओवर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ही होता है, दैट्स वाई रिकॉम्बिनेंट 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और यहाँ पर हमने एंजाइम के नाम देके, एंडोन्यूक्लियस कटिंग करता है तो ये निकिंग कहलाता है, और लाइगेज ज्वाइन करा देता है जिसे हम एनिलिंग कहते हैं। और इस तरीके से हमें एक जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमेटिड जो है वो पेरेंटियल कॉम्बिनेशन वाला है, जबकि दूसरा जो है वो रिकॉम्बिनेंट है। ये दिस इज रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटियल वाला है। इसमें भी ये पेरेंटियल है और ये रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हुआ, और डिसोल्यूशन हुआ तो ये जो पेयर्ड होमोलोगस हैं एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर जाने लगे। और इस प्रोसेस में डिप्लोटिन में हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पे कियाज्मा एक्स शेप स्ट्रक्चर कियाज्मेटा देखने को मिली, जो जेंसन ने सबसे पहले देखी थी। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, क्योंकि ये लेट प्रोफेज है तो इन सबको डिसअपेयर कराया, और टर्मिनलाइजेशन दैट इज कियाज्मेटा का टर्मिनल एंड की ओर शिफ्टिंग हमने देखी। ये हमारा प्रोफेज 1 है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है। अब इसके बाद हम मेटाफेज लेते हैं। तो मेटाफेज में हम देखते हैं ये मेटाफेज 1 है, ठीक है, और ये माइटोसिस की मेटाफेज है। यहाँ पे भी मैं 2n=4 ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 2n=4 हम लेके ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर हाँ, इसके अलावा प्रोफेज में सेंट्रियोल जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके होंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका होगा, और मेटाफेज में ये कंप्लीट हो चुका रहता है, और ये रिस्पेक्टिव काइनेटोकोर से अटैच भी हो चुके रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं मेटाफेज 1 में ये जैसे एक है, मैंने कलर दूसरा यूज नहीं किया है, मैं इसको थोड़ा सा तरीके से, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और यदि यही माइटोसिस मेटाफेज होगी तो हम ये जो 4 क्रोमोसोम है उनको इस तरीके से अरेंज देखेंगे। अरेंजमेंट में डिफरेंस क्लियर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, यहाँ पर ये सेंट्रियोल। ठीक है, ये डिफरेंस है माइटोसिस की मेटाफेज और मियोसिस की मेटाफेज 1 में। अब यहाँ पर क्या होगा, यही जो अरेंजमेंट है यही क्रोमोसोम नंबर के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब एनाफेज होगा तो एनाफेज में ये जो 2 क्रोमोसोम है इस साइड चले गए, एक हाइट वाला है एक कलर वाला, कौन कहाँ जाएगा, मदर का कहाँ जाएगा, फादर का कहाँ जाएगा, वो ये रैंडम अरेंजमेंट होता है। और तो यहाँ पर ये NF1 है, और यहाँ की एनाफेज बनाऊंगी तो क्या करूंगी, मैं सेंट्रोमियर को स्प्लिट करा दूंगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये 4, ठीक है, तो ये 4 क्रोमोसोम इधर चले गए, 4 डॉटर क्रोमोसोम इधर मूव कर रहे हैं, 4 इधर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 क्रोमोसोम इधर मूव कर रहे हैं और 2 क्रोमोसोम इधर मूव कर रहे हैं। जब टेलोफेज 1 हो जाएगी
तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम, और फिर इसके बाद कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो ये 2 डॉटर सेल बन गई, n=2, n=2, ठीक है। लेकिन टेलोफेज 1 का जो क्रोमोसोम है उसमें आप क्लियरली देखिए हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये डिफरेंस था जिसके कारण रिडक्शन डिवीजन हुआ। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ, यहां पर माइटोसिस के केस में एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम ये एक सेल को लेंगे, सेम ये भी फॉलो करेगी। अब ये एक सेल जो है फिर आगे चल के हमें 2 डॉटर सेल देगी। तो प्रोफेज ये है, ये न्यूक्लियोलस है, देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है। प्रोफेज हुआ, देन ये मेटाफेज हुआ। मेटाफेज में ये यहाँ इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं क्योंकि स्पिंडल फाइबर अटैच होता रहता है, वो कहीं पे भी घूम रहे हैं उनको पकड़ के ला करके इक्वेटर में अरेंज कर देता है। दैट इज इक्वेटर इज नथिंग बल्कि सेल के ठीक बीच में। देन सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करा दो एनाफेज 2 में, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, तो जुड़ा हुआ है पर इसको भी अलग करा दो क्योंकि मैं इरेज करने जाऊंगी तो ये सब पूरा मिट जाएगा, ठीक है। तो ये अलग हो गया, तो 2 क्रोमोसोम इधर, डॉटर क्रोमोसोम 2 इधर, तो टेलोफेज होगा तो फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और फिर साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल से इस तरीके से फिर 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। डिफरेंस देखो, टेलोफेज 1 का जो एक क्रोमोसोम था उसमें 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, टेलोफेज 2 का जो 2 क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक क्रोमेटिड या एक एक डीएनए मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जो हम मियोसिस 2 हमने जो पढ़ा जल्दी से, क्योंकि मियोसिस 2 में कुछ नहीं है, मियोसिस 2 वही है जो हम माइटोसिस पढ़ते हैं, इक्वेशनल डिवीजन है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करा दी, तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग करा दी, और इस तरीके से जो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड थे तो 2 उधर चले गए और 2 इधर आ गए और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे 2 बन गए तो इससे भी 2 बन जाएंगे, तो टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा की पूरा दैट इज क्रोमोसोम का रिडक्शन इस तरीके से होता है, और मेनली दैट इज मेटाफेज 1 में इस तरीके से पेयरिंग में अरेंज होते हैं, जबकि एक नॉर्मल मेटाफेज में, ये माइटोस्टिक मेटाफेज में 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 पेयरिंग में अरेंज हुए, ठीक है। तो दूसरा एक क्वेश्चन हम करते हैं कि किसी भी मियोसिस में डॉटर सेल का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कब डिसाइड होता है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2, इसमें सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। एनाफेज 1 में तो हमने देखा कि ये रिडक्शन तो हुआ। अब हमें ये जो एक सेल यहाँ मिलेगी और एक सेल यहाँ मिलेगी, यहाँ पर सपोज टॉल वाला था, यहाँ शॉर्ट वाला था, तो कौन ये यहाँ इस साइड अरेंज है कि ये कैपिटल टी इधर आता है कि इधर आता है, ये मेटाफेज में किस तरीके से अरेंजमेंट होता उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डॉटर सेल टी रिसीव करेगी कि टी रिसीव करेगी, ये यहाँ के कि यहाँ पर टी है कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है कि यहाँ पर टी है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मियोसिस 2 होगी तो मियोसिस 2 की एनाफेज मियोसिस 2 की एनाफेज 2 हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो सकता है ये क्रॉसओवर वाला क्रोमेटिड हो और ये नॉन क्रॉसओवर वाला हो, ये क्रॉसओवर वाला हो, ये नॉन क्रॉसओवर वाला हो। तो ये सेल कितने क्रॉसओवर क्रोमेटिड रिसीव कर रही है, कितने नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड रिसीव कर रही है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि सबका अरेंजमेंट, सबका नॉन क्रॉसओवर वाला इधर अटैच हो और क्रॉसओवर वाला इस साइड आए, नीचे की तरफ आए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हो सकता है कि ये इधर क्रॉसओवर नॉन क्रॉसओवर, इधर भी क्रॉसओवर, इधर नॉन क्रॉसओवर, इधर नॉन क्रॉसओवर, इधर क्रॉसओवर, कोई भी अरेंजमेंट, कोई कुछ भी रैंडमली पॉसिबल है। हम एक डिफाइंड वे में नहीं कर सकते कि इधर जो सेल बनेगी वो उसमें सारे नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड होंगे और इधर जो आएंगे वो क्रॉसओवर क्रोमेटिड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक डॉटर सेल जो एनाफेज 2 टेलोफेज 2 के बाद बनेगी
उसमें कितने क्रॉस ओवर क्रोमेटिड होंगे, कितने नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड होंगे, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये क्या अरेंजमेंट हो रहा है। एनाफेज 2 जो होती है, जब वो अलग अलग जाने लगते हैं तब ये डिसाइड होता है किसी सेल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो डिसाइड होता है एनाफेज 2 में। अधिकतर लोग सोचते हैं कि एनाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट में किस तरीके का अरेंजमेंट है, वो एक्चुअली एनाफेज 2 में डिसाइड होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि दैट इज मेल, मतलब जाइगोट बनने पर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। क्योंकि देखो, इसको मैं इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डाउट सेक्शन में, कि जैसे कोई भी ये सोचता है कि कोई एक फीमेल है और एक मेल है, तो ये जो जाइगोट बनेगा उसमें मियोसिस हो रही है, तो बोलते हैं कि अभी तो कोई मतलब गैमेट तो फ्यूज हुए ही नहीं, तो मियोसिस कहाँ हो रही है। तो जस्ट ये याद रखिए, ये जो फीमेल है, ठीक है, इसकी हर एक सेल में n+n मदर एंड फादर के क्रोमोसोम है। जब इसमें oogenesis की प्रोसेस होगी उस समय इसके मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, ये वैसे ही फादर के जो ये मदर और फादर के जो 23 क्रोमोसोम है, तो जब इस हस्बैंड के में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो एक्चुअली अभी तो वाइफ का क्रोमोसोम तो है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, ये तो अभी स्पर्म का प्रोडक्शन करना है जो ओवम के साथ फ्यूज होगा। तो जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है एक मेल, ह्यूमन मेल, तो एक्चुअली वो उसके मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में होमोलोगस पेयरिंग होती है और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, अब ये जाइगोट बना, ये इनका, इससे एम्ब्रियो डेवलप हुआ और इनका बेबी बना। अब इनका बेबी जब गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जाएगा तब ये हस्बैंड वाइफ के क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होगी और क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो कभी भी ये मत समझिएगा कि ये हस्बैंड और वाइफ के क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, वो नहीं होता। वो बल्कि जो फीमेल है उसके पेरेंट्स के बीच में मतलब कोई भी फीमेल है वो उसमें जब oogenesis की प्रोसेस हो रही है तो उसके मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में सिनेप्सिस होगी और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम जब कोई भी बेबी बनता है तो ये बोलना शुरू हो जाते हैं, अरे इसकी आंखें दादाजी जैसे हैं, या इसके बाल जो हैं मदर के जैसे हैं, ये कहाँ से। तो वो क्या है, ये इतनी पुरानी मतलब क्रोमोसोम्स तो कैरी होते आ रहा है ना, नया डीएनए तो क्रिएट नहीं हुआ। यदि हम खानदान की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें वैलिडिटी है कि डीएनए कैरी होता आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जब वो अपना एक्सप्रेशन देगा, डीएनए एक्सप्रेशन देगा, तो वो पोर्शन जिसका भी है, दादा परदादा परदादी परनानी सब खानदान का मिक्स होते हुए आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने किसी न किसी रिलेटिव से, मतलब किसी न किसी ग्रैंड पेरेंट से यदि वो सिमिलरिटी शो करता है तो उसका वही है कि दैट इज डीएनए का एक्सप्रेशन हो रहा है, उनमें जो डीएनए था उसका एक्सप्रेशन हो रहा है। ओके, अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दैट इज the production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gamete each with a complete haploid set of chromosomes. ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। The production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gamete each with a complete haploid set of chromosome. तो गैमेट जो होते हैं इनवेरिएबली, मतलब हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और उन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। तो कोई भी गैमेट बन रहा है तो उसमें ए से लेकर के जेड तक सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, यही लाइन है ये। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। ठीक है, एनिमल के केस में गैमेट्स जो होते हैं डिप्लॉइड सेल से बनते हैं, लेकिन प्लांट के केस में जैसे ब्रायोफाइटा में गैमेट्स को हम यदि बनाएंगे तो वो हैप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस के थ्रू वो गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन और इसके अलावा हमने एक एग्जांपल और देखा है कल इसके पहले वाले लेक्चर में कि जब मेल ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल ड्रोन्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जब उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो वो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस से वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि गैमेट्स बनने के लिए डिप्लॉइड सेल का होना जरूरी हो। हैप्लॉइड सेल माइटोसिस के थ्रू गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जैसे ब्रायोफाइटा और मेल ड्रोन्स के, हनी बी में मेल ड्रोन्स को देखते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली जो बोला जाता है गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल।
Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproducing organism. यही चीज मैं बोल रही हूँ कि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मियोसिस होगी, और मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्टेज आई जो कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू डिप्लॉइड फेज को जाइगोट में रीएस्टैब्लिश कर देती है. Then we come across meiosis during gametogenesis in plant and animal. अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देख के आ चुके हैं. इन सब में हमने देखा है कि किस तरीके से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने देखी थी कि कहाँ किस में मियोसिस हो रही है. Then this specialized kind of cell division, that is meiosis, that reduces the chromosome number by half, result in the production of haploid daughter cell. Okay, ये देख ही लिए कि 1 से 4 haploid cells का प्रोडक्शन होता है. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproducing organism. Repeat हुआ है ये slide. This lead to the formation of haploid gamete. The key feature of meiosis are as follows. Meiosis involved 2 sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication, जो कि मियोसिस 1 के पहले वाले इंटरफेस में देखने को मिलती है. मियोसिस 1 के पहले जो इंटरफेस होती है वो G1S G2 से मिलकर के बनी होती है, जबकि मियोसिस 2 के पहले वाली जो रेस्टिंग फेज होती है जिसे हमने इंटरकाइनेसिस कहा था, वो सिर्फ G1 प्लस G2 से मिलकर के बनी होती है. वो उसमें एस फेज जो होती है एब्सेंट होती है. एस फेज हो जाती तो क्या होता, ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं था क्योंकि डीएनए फिर से डुप्लीकेट होकर के डबल अमाउंट को क्रिएट कर लेता. ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें रिडक्शन डिवीजन को मेंटेन रखना है, इस वजह से हमने इंटरकाइनेसिस में एस फेज को एब्सेंट कराया है. ओके, देन meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. ये हमने देखा था कि S phase में डीएनए को बनाया था, उसके 2 डॉटर मॉलिक्यूल बनाए थे जिससे हमने एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड के फॉर्म में रख दिया था. ठीक है, देन meiosis involve pairing of homologous chromosome. ओके, synapsis, zygotin and recombination, that is pectitin, between non-sister chromatid of homologous chromosome. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Then meiotic events can be grouped under the follows. यहाँ देखो, meiosis 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी. साइटोकाइनेसिस के बाद ये होगा G1 प्लस G2, फिर हम स्टार्ट करा दिए meiosis 2. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. ओके, meiosis 1. Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी बोला था कि माइटोसिस के प्रोफेज के कंपैरिजन में मियोसिस की प्रोफेज 1 काफ़ी लंबी होती है क्योंकि यहाँ पर LZP-D² हमें करवाना है, पूरा ये सब चीज़ें करवानी थी. It has been further subdivided into the following 5 phase, that is leptotin, zygotin, pectitin, diplotin and dikinesis. हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम है. लेप्टोटेन के समय में क्या होगा ये देखते हैं, ये एनसीईआरटी जो बोल रही है. ड्यूरिंग लेप्टोटेन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटेन. हमने देखा था कि ये क्रोमेटिन रेटिकुलम थ्रेड अर्ली प्रोफेस है, लेप्टोटेन इज अर्ली प्रोफेस. तो अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब देखा था और क्रोमेटिन रेटिकुलम थ्रेड के फॉर्म में. अब जैसे ही हम L से D की ओर बढ़ेंगे डाइकाइनेसिस की, तो ये ग्रेजुअल कॉम्पैक्शन क्रोमेटिन रेटिकुलम का क्रोमोसोम के रूप में होता जाएगा. दिस इज, और लेप्टोटेन जो है सेकेंड फेज, सेकेंड प्रोफेज की सेकेंड सब फेज, दैट इज जाइगोटिन को लीड करेगी. जाइगोटिन में हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होगी एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस, जिसे हम सिंडेसिस भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये है, एक चीज और याद रखिए, 2 टाइप की हमें पेयरिंग देखने को मिलती है. सिस्टर क्रोमेटिड के बीच की बात हो रही है ये. ठीक है, ये जब पैरेलल इस तरीके से अरेंज होती है इसे हम पैरानेमिक कॉइलिंग कहते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मियोसिस की. मियोसिस के सिस्टर क्रोमेटिड जो है पैरानेमिक कॉइलिंग शो करते हैं, जबकि माइटोसिस के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग शो करते हैं. ये नॉन सिस्टर के बीच की नहीं है, ये सिस्टर क्रोमेटिड के बीच की कॉइलिंग की बात जस्ट मुझे याद आ गया तो मैं ये बता रही हूँ. ठीक है, पैरानेमिक सिस्टर क्रोमेटिड की कॉइलिंग पैरानेमिक होती है मियोसिस में और प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग हमें माइटोसिस में देखने को मिलती है. ठीक है,
अब इसको मैं फिर से एक बार ऊपर वाली लाइन ले रही हूँ. ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Then electron micrograph of this stage indicate that the chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptical complex, जो कि प्रोटीनियस स्ट्रक्चर थी और जो कि लेडर लाइक सीढ़ी के समान दिखाई देती है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच की पेयरिंग को स्टेबल करके रखती है. Then the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent. ठीक है, bivalent और a tetrad. फिर ये क्लियर किया however these are more clearly visible at this stage. हमें मालूम है सिनेप्स चाहे लेप्टोटीन का क्रोमोसोम हो चाहे जाइगोटीन का क्रोमोसोम हो, उनमें 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है, लेकिन उनकी लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग की एक क्रोमोसोम में क्लियरली 2 क्रोमेटिड की विजिबिलिटी जो है वो पेकाइटिन स्टेज में होगी. The first 2 stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is पेकाइटिन. जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन. पेकाइटिन में हमें टेट्रावेलेंट दिखाई देते हैं क्योंकि 2 सिस्टर क्रोमेटिड लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो चुके रहते हैं. The 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appeared as tetrad या tetravalent के फॉर्म में दिखाई देते हैं. ठीक है. This stage is characterized by the appearance of recombination nodule, that is site of recombination, site of crossing over जो होगा, the site at which crossing over occur between non-sister chromatid of the homologous chromosome. Crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. Crossing over is also an enzyme-mediated process. An enzyme involved in is called recombinase. This is recombinase. ये okay. क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक फादर वाले क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल मदर वाले क्रोमोसोम से अटैच हो गया और मदर वाले का फादर वाले से अटैच हो गया. तो ये इस तरीके से 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के. रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. हो गया है क्रॉसिंग ओवर, वो लाइगेज ने उनको जोड़ दिया है, लेकिन जहाँ पर वो पॉइंट मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो एक दूसरे से फंसे हुए हैं, वो ऐसे ही प्रेजेंट हैं. ऐसा नहीं है कि उनमें कोई टेंगल दिखाई दे रहा है. बस ये है, अब ये जो है डिप्लोटिन में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा और ये हमें कियास्मेटा कहाँ वो कियास्मेटा हमें ये बताएगा कि क्रॉसिंग ओवर किस जगह पर हुआ था. ठीक है. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pekitin, leaving the chromosome linked at the site of crossing over. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptical complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover, जिसे हमने कियास्मेटा बोला था. This X-shaped structure are called kiasmata. साइंटिस्ट का नाम जेनसन ने पहले देखा था. Oocyte of some vertebrate diplotin can last for month or year. ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में भी देखते हैं प्रोफेज 1 में अरेस्ट रहता है प्राइमरी oocyte. ठीक है, तो वो डिप्लोटिन स्टेज में ही स्टेज अरेस्ट होता है. तो लॉन्गेस्ट फेज होती है ये मियोसिस की. डिप्लोटिन इज द लॉन्गेस्ट फेज. ओके. देन the final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. chiasmata जो ये है ये धीरे धीरे टर्मिनल एंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसे कोई हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं. तो टर्मिनलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायकाइनेसिस. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस. लेट प्रोफेस है तो क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो चुके रहेंगे एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन. ठीक है, मियोटिक स्पिंडल जो है आकर के जुड़ चुके होंगे. देन बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक्स डाउन. डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोफेज 1 टू मेटाफेज 1. देन मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. इसका अरेंजमेंट को हमने बहुत अच्छे से देखा है कि पेयर्ड में होता है. द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है. देन ये देख लो प्रोफेज था, ये मेटाफेज था. ये पेयर्ड अरेंजमेंट जो है ये क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, ये लाइट पिंक, ये डार्क पिंक. ठीक है, ये पर्पल डार्क ब्लू और ये लाइट ब्लू. ये जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट. ओके. एनाफेज में कोई सेंट्रोमियर, एनाफेज 1 में ये एनाफेज 1 है
इसमें कोई सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, ये सेंट्रियोल है, ये 2 क्रोमोसोम को इधर ले गया, ये 2 क्रोमोसोम को इधर ले गया। तो टीलोफेज 2 में n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 2 2 डॉटर सेल का बनना हो गया। ओके, देन एनाफेज 1, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। वही कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड अभी भी जुड़े हुए हैं क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ था। ठीक है, टेलोफेज 1, the nuclear membrane and nucleolus reappear, cytokinesis follow and this is called dyad of cell। एक सेल है उसमें 2 डॉटर सेल बन गई, इन्हें डायड सेल कहते हैं। और एक डायड टर्म हमने यूज किया था, दैट इज पैकाइटिन स्टेज में, कि एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, उनको भी हमने डायड बोला था, और यहाँ ये डायड सेल की बात हो रही है। ठीक है, ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। सी, अब टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ तो इसके बाद इंटरकाइनेसिस की G1 आएगी। तो यही बोल रहा है कि G1 में नॉर्मली जो, यदि इतना बड़ा क्रोमोसोम था तो उसको पूरा इतना फैलना चाहिए था, बट वो इतना नहीं फैलता, थोड़ा ही उसमें डीकंडेंसेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी उसको वापस से कंडेंस होना है, तो वो यही सोच रहा होगा कि जैसे सिंपल सा है कि हम अभी मार्केट से आए और हमें मालूम है फिर से मार्केट जाना है, तो हम क्यों ड्रेस चेंज करें। वही चीज़ है, उसको भी मालूम है कि अभी मुझे प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 में फिर से कंडेंस होना है, तो वो पूरा मतलब डीकंडेंसेशन नहीं शो करता है। ओके, देन कितने बार जा रही है आज। The stage between the two meiotic division is called interkinesis and is generally short lived। बहुत कम टाइम की होती है, क्योंकि वैसे भी यदि हम देखते हैं तो S फेज सबसे लंबी होती है, तो यहाँ S फेज नहीं है, तो G1 G2 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। There is no replication of DNA during interkinesis, that is S phase absent in interkinesis। Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1। ठीक है, प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस प्रोफेज के जैसी होती है। अब मियोसिस 2 में देखो, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड विथ प्रोफेज 2 हम इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। चालू हो जाती G1 G2 फटाफट कंप्लीट हुआ और प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस, बिल्कुल इक्वेशनल डिवीजन है। प्रोफेज 2 में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2, द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, पूरे खुले भी नहीं थे, फिर से वापस कंडेंस हो गए। मेटाफेज 2, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पेंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, अब उस समय तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे अटैच हुए थे, अब एक क्रोमोसोम में जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड में 2 काइनेटोकोर हैं, तो उन दोनों काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा स्पिंडल फाइबर। Then anaphase 2, it began with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatid together, allowing them to move toward opposite pole of the cell by shortening of microtubule attached to kinetochore। ठीक है, अब ये anaphase 2 है जिसमें हमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग दिखाई देगी। अब इसके बाद जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड है, वो डॉटर क्रोमोसोम कहलाने लगेंगे। तो डॉटर क्रोमोसोम में अब सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा। इसको मैं अभी एक चीज और बता दूंगी आप लोगों को। Then meiosis ends with telophase 2, in which the two group of chromosome once again get enclosed by a nuclear telophase 2। telophase हुआ यानी वही क्रोमोसोम्स अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच चुके होंगे, इसके बाद वो डीकंडेंस हो जाएंगे, जो संघनित हुए थे वो वापस असंघनित या डीकंडेंस हो चुके होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस हमें टेलोफेज 2 में फिर से देखने को मिलेगी। तो ये है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में हम देख लेते हैं, ये n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम था, ये मेटाफेज में एक के बाद एक पेयरिंग में अरेंजमेंट हमने मेटाफेज 1 में देखा था, ये मेटाफेज 2 है। ठीक है, ये मेटाफेज 2 हो गई, यहाँ सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, 2 क्रोमोसोम 1 और 2 1 और 2 इधर आ गए और ये 2 डॉटर सेल बन गई। सेम चीज 2 डॉटर सेल का हुआ। तो आप देखो यहाँ पर ये जो दोनों ही नॉन रिकॉम्बिनेंट आ गए, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट आ गए। ठीक है, ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट आ गए और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट आ गए। ये भी हो सकता है कि एक एक वाला कॉम्बिनेशन आए, तो कोई भी पॉसिबल है, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है।
दैट्स वाई जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड होता है एनाफेज 2 में। ओके, अभी एक चीज़ और, हमने माइटोसिस में ये देखा था कि माइटोसिस के लिए मैंने बताया था कि हम G2 से स्टार्ट करते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड या 2 DNA मॉलिक्यूल, तो टिल मेटाफेज हम, दैट इज G2 प्रोफेज और मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हम या 2 DNA मॉलिक्यूल हम बताते हैं। मियोसिस के केस में रिकॉल करो फटाफट, दैट इज G2 से एक क्रोमोसोम में 2 DNA मॉलिक्यूल करवाओ तो मेटाफेज 2 तक, ये देखो मेटाफेज 2 है, ये एक DNA मॉलिक्यूल इसमें होगा, एक DNA मॉलिक्यूल इसमें और एक इसमें, ठीक है। यहाँ पर अब एनाफेज में यहाँ पर एक DNA मॉलिक्यूल, ये एक DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मियोसिस की बात करते हैं तो G2 से आप स्टार्ट कराओ तो मेटाफेज 2 तक आपको 2 DNA मॉलिक्यूल एक क्रोमोसोम में रखना है, और यदि यही माइटोसिस होता तो आप G2 से स्टार्ट करवाओ तो मेटाफेज तक एक क्रोमोसोम में 2 DNA मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। माइटोसिस में एनाफेज से लेकर के टीलोफेज देन G1, इसमें एक क्रोमोसोम में 1 DNA मॉलिक्यूल। मियोसिस में दैट इज एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और G1 में एक क्रोमोसोम में 1 DNA मॉलिक्यूल। ओके, तो कितना भी कंफ्यूज करे, G1 और G2 जो इंटरकाइनेसिस की स्टेजेस हैं उसमें एक क्रोमोसोम में 2 DNA मॉलिक्यूल। तो मतलब हमने सिंपल G2 से स्टार्ट किया, 2 DNA मॉलिक्यूल, तो मेटाफेज 2, उसके बीच जितने भी हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, G1, G2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इनमें सब में 2 DNA मॉलिक्यूल आपको करवा देना है। तो ये है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस हम देख रहे हैं कि वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, क्रोमोसोम नंबर को रीस्टैब्लिश कराने में सबसे ज़्यादा रोल है। तो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ये 2 इवेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसलिए ज़रूरी था कि वेरिएशन क्रिएट होगा। और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में हमें ये भी देखना था कि वेरिएशन क्रिएट हो लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल ट्रिपल ना होते जाए, तो हमने मियोसिस को ऑप्ट किया, ठीक है। हमने नहीं, दैट इज नेचर ने ऑप्ट किया। तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस पर paradoxically result in reduction of chromosome number by half. Okay, then it also increases the genetic variability in the population of organism. मियोसिस कराने का सबसे जो मेन रीजन है वो वेरिएशन क्रिएट कराने का था, ठीक है। तो फिर वो वेरिएशन क्रिएट हो, फिर कैसे क्रोमोसोम नंबर इस्टेब्लिश रहे, तो वो ये सारी चीजें फिर करवाई गई है, ठीक है। Variability in the population of organism from one generation to the next. Variation are very important for the process of evolution. Summary में जस्ट हम रिकॉल ले लेते हैं, शायद 1-2 पॉइंट्स हमें मिल जाएं। According to the cell theory, cell arises from pre-existing cell. The process by which this occurs is called cell division. ठीक है। Any sexual reproducing organism start its life cycle from a single cell called zygote. सबको मालूम है। Cell division does not stop with the formation of the mature organism but continue throughout its life cycle. हम एनाटॉमी में देखेंगे कि प्लांट के केस में ये इनडिटर्मिनेट होता है ग्रोथ, और एनिमल के केस में ये डिटर्मिनेट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यूस हाइट में बढ़ते जाते हैं, एक सर्टेन स्टेज के बाद वो जो लेंथ मतलब हाइट बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि उस हाइट बढ़ना रुक गई तो हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होता रहता है। जस्ट हम एपिडर्मिस की बात करें, स्किन एपिडर्मिस की, तो वो कंटिन्यूसली वहाँ डिवीज़न होगा और वो रिप्लेस होती रहेगी, ठीक है। दिस स्टेज थ्रू विच अ सेल passes from one division to the next is called the cell division. एक G1 से M से G1, M से इंटरफेज, ये जो होती है ये सेल साइकिल की बात हुई। Cell cycle is divided into two phases, interphase and M phase. Interphase that is resting phase, actually resting phase ना होकर के वो most metabolically active phase होती है, जिस समय वो सब प्रोटीन सब चीज़ों का सिंथेसाइज करती है जिससे कि हाँ वो सेल डिवीज़न को जा सके। Then
Interphase is further subdivided into G1 as G2. G1 phase is the period when the cell grows and carries out normal metabolism. Most of the organelle duplication also occur during this phase. S phase marked by the DNA replication and chromosome duplication as well as centriole replication and histone protein synthesis. G2 phase is the period of cytoplasmic growth. ठीक है, ये यही पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा. साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि डीएनए भी रेप्लिकेट हो गया है तो डीएनए से तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन से साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर G2 फेज इज द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बनना होगा. G2 के लिए मैंने एक चीज और बताया है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन भी यहाँ पर हो जाता है, होना शुरू हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है. Then mitosis divided into these four phases. Mitosis divided into four stages, namely prophase, metaphase, anaphase and telophase. Chromosome condensation occur during prophase. Maximum condensation occur, मतलब maximum complete हो चुका रहता है, that is metaphase. Simultaneously, the centriole move to the opposite pole. Prophase में ये काम होते हैं. Nuclear envelope and the nucleolus disappear हो जाते हैं late prophase में and the spindle fiber start appearing. ठीक है, प्रोफेज में ही स्पिंडल फाइबर हमें दिखाई देने लगते हैं. मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एंड इक्वेटोरियल प्लेट. स्पिंडल फाइबर क्योंकि काइनेटोकोर से अटैच हो चुके रहते हैं, उनको ला करके बीच में अलाइन कर देते हैं, दैट इज इक्वेटर में अलाइन कर देते हैं. एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइड एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल. माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है और एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं या दो डॉटर क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. वंस द क्रोमेटिड रीच द टू पोल्स द क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट, मतलब जो कंडेंस हुआ था वो डीकंडेंस हो जाएगा एंड न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से दिखाई देने लगती है. और टीलोफेज और प्रोफेज एक दूसरे के अपोजिट फेज होते हैं. जो काम टीलोफेज में होता है उसका जस्ट अपोजिट प्रोफेज में होता है. न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. Mitosis thus is the equational division in which the chromosome number of the parent is conserved in the daughter cell. जितने parent cell में chromosome number थे उतने ही daughter cell में होंगे. In contrast to mitosis, meiosis occur in the diploid cell. हाँ, meiosis जो होगा वो सिर्फ diploid cell में होगा. गैमेट जो है हैप्लॉइड सेल से भी बन सकते हैं माइटोसिस के थ्रू, लेकिन जो मियोसिस होता है वो कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा. ठीक है, और जबकि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी होता है. इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस ऑकर ओनली इन द डिप्लॉइड सेल विच आर destined टू फॉर्म गैमेट्स. हाँ, और यदि डिप्लॉइड सेल में हो रहा है तो या तो वो गैमेट्स बनाएंगी, अब हम वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाते, बट वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ while making the gametes. In sexual reproduction, when the two gametes fuse, the chromosome number is restored to the value in the parent. जितने ही क्रोमोसोम नंबर को जाइगोट में रिस्टेब्लिश कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. Meiosis is divided into two phases, meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, the homologous chromosome pair to form bivalent and undergo crossing over in Peckytian stage. Meiosis 1 में प्रोफेज 1 को हम लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस में डिवाइड करते हैं. फिर ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट. दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज 1 इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड. ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो पॉइंट है दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडलिज्म. ठीक है, एनाफेज 1 इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल. टीलोफेज 1 में आधे क्रोमोसोम डॉटर सेल में पहुंच चुके रहते हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, टीलोफेज 1 में जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो चुके. ठीक है, देन ये था दैट इज मियोसिस. ओके, तो मियोसिस में जो सब एक एक लाइन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा. सबसे ज़्यादा तो यही बाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, डायट सेल, सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स क्या है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं. बट कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखिए कि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है. ठीक है, और
कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, उसकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मियोसिस जरूर होगी। यदि कोई प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है और वो गैमेटोफाइट है, दैट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो वो हैप्लॉइड सेल माइटोसिस के थ्रू गैमेट बना देगी और ये गैमेट्स फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से हो सकता है कि जाइगोट में मियोसिस हो जाए या जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस शो करे, स्पोरोफाइट बनाए, और वो स्पोरोफाइट स्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस शो करे, जैसा कि हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में देखते हैं। ओके, तो ये था पूरा, तो इसे कंप्लीट करके रखिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।